SIDS होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये काफ़ी सैड कंडीशन है। इसमें बेसिकली जो एक हेल्दी बेबी है उसकी सडन मौत हो जाती है, मोस्टली नींद के टाइम। टॉप 3 जो मिस्टेक्स यूजुअली पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को लेकर। कई बार जो है ये बच्चों को ओवर रैपिंग करते हैं, बहुत सारे लेयर्स कपड़े के पहनाते हैं। सो ओवर जो बंडलिंग कहते हैं या टाइटली इनको रैप करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इट्स अ मिस्टेक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकती है, फीवर भी आ सकता है, जो कि उसके लिए हानिकारक है। क्यों बच्चों के लिए अलग डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है? बेसिकली क्या है कि बच्चा जो है अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। उसकी जो है इम्यूनिटी अलग होती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, तो इसलिए इनके जो बीमारियां होते हैं वो भी अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और इसका पूरा समझ जो है वो पीडियाट्रिशियन के पास होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बोला जाता है कि वो कलर ब्लाइंड होते हैं कुछ टाइम तक के लिए, तो एक्चुअल में ऐसा होता है? ट्रू होता है? इट्स ट्रू। जो कलर्स की जानकारी है वो कुछ समय बाद ही आता है। इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं? BCG वैक्सीन है जो जन्म पे लग जाता है, पोलियो की वैक्सीन है, उसके बाद DPT वैक्सीन, डिफ्थीरिया पर्टूसिस टेटनस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है, इन्फ्लुएंजा B की वैक्सीन लगती है, H इन्फ्लुएंजा B। सो ये सारे वेरी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं, क्योंकि एंड बहुत कॉमनली देखा जाता है जितने छोटे बच्चे होते हैं ना उनको जॉन्डिस बहुत हो जाता है। क्यों होता है जॉन्डिस? क्यों होता है छोटे बच्चों को? न्यू बॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके जो लिवर है वो पूरा डेवलप नहीं है जैसे हमारा होता है। बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं, ऐसा क्यों? न्यूबॉर्न बेबी का जो लैक्रिमल ग्लैंड है और टीयर के डक्ट्स है जिससे आंसू बनते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते, तो इस वजह से 1-1.5 महीने तक इनकी आंसू बनते नहीं हैं। हालांकि ये रोते हैं लेकिन आपको आंसू नहीं दिखाई देंगे। बहुत से लोग हैं ना बच्चों के नोज के अराउंड मालिश करते हैं, आईज के अराउंड मालिश करते हैं, उनको लगता है कि इससे बच्चों के ना टीयर डक्ट्स खुल जाएंगे। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों के डक्ट्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो इनकी जो है वाटरिंग होती है आईज की, कई बार जो है ये 1 महीने में और उससे भी पहले कई बार नोटिस होते हैं कि काफ़ी वाटरिंग हो रही है आइस में, तो इनमें ये मसाजेस हेल्प करते हैं। जब पेरेंट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं? तो स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए एक्चुअली कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ प्लेन वाटर से स्पंजिंग कर सकते हो बच्चे को, तो धीरे धीरे फिर सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, डाइल्यूट करके सोप के साथ जो है आप बात कर सकते हो बच्चे को। बट जो भी आप सोप लेते हो या क्रीम लेते हो, जो भी कुछ है, ध्यान देना चाहिए कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। परफ्यूम्ड वाला जो है वो एलर्जीज को डिस्पोज करता है। डिहाइड्रेशन के साइंस कैसे पहचाने बच्चे में? इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो होंठ है वो गीला नहीं रहते, सूख जाते हैं, आंखें दब जाती है, और इनका जो सॉफ्ट स्पॉट होता है सर पे, छोटे बच्चों का जो फॉन्टेनल कहते हैं, वो कई बार दब जाता है, और बच्चा सुस्त हो जाता है, फीडिंग कम लेता है, और डाइपर्स की रिक्वायरमेंट या यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीड कराते कराते बच्चा सो गया है, मतलब वो दूध पीते पीते सो गया है, तो चोकिंग वगैरह का इशू रहता है? जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो लेटते लेटते नहीं पिलाना चाहिए, नहीं कराए, उसमें भी ये चोकिंग का रिस्क रहता है। अगर बच्चा लेटे हुए पी रहा है और वैसे ही सो जा रहा है तो कभी भी रिस्क होती है कि ये एस्पिरेट करे, मतलब जो दूध है ये फेफड़े के अंदर चला जाए, और इससे निमोनिया भी हो सकता है। अगर आप हाल ही में पेरेंट्स बने हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। कई बार जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो लोग आपको अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे संभालो, मालिश करो, काजल लगाओ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान हर एक पेरेंट को दिया जाता है, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, एक्चुअल में इफेक्टिव हैं भी या नहीं, आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप देख रहे हैं NBT लाइव। आज हमारे साथ NBT लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में एक बहुत ही स्पेशल और खास गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं सीनियर कंसल्टेंट एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर वीना रघुनाथन। हेलो डॉक्टर। हाय।
वेलकम टू एनबीटी लाइफ। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया, आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम थोड़ा बात करेंगे कि जो बच्चे, जब जो पेरेंट्स हाल ही में पेरेंट्स बनते हैं और बच्चों का कैसे ख्याल रखना है उनको नहीं पता होता, और कई बार उनको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी दिए जाते हैं कि आप ये नहीं ये करो, वो नहीं ये करो, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि हम थोड़ा पीडियाट्रिक्स को समझते हैं, क्यों बच्चों के लिए अलग डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है? पीडियाट्रिक्स है क्या एक्चुअल में? देखिए, पीडियाट्रिक्स एक स्पेशलिटी है जो कि शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं उसमें। एंड बेसिकली क्या है कि बच्चा जो है अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। उसकी जो है इम्यूनिटी अलग होती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, तो इसलिए इनके जो बीमारियां होते हैं वो भी अडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और इसका पूरा समझ जो है वो पीडियाट्रिशियन के पास होता है। इसलिए डेफिनेटली बच्चों का ख्याल जो है पीडियाट्रिशियन बेटर कर पाता है, और डेफिनेटली न्यू बॉर्न बेबीज़ को पीडियाट्रिशियन के पास ही लेके जाना चाहिए। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे की बॉडी होती है और एक अडल्ट की बॉडी होती है काफ़ी डिफरेंट होती है, और उनको ट्रीट करना भी उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। तो अब मैं थोड़ा आपके केसेस के बारे में जानना चाहूँगी। आपके करियर में सबसे ज़्यादा अब तक का कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? अच्छा, देखिए, मैं एक्चुअली पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में काम करती हूँ। सो काफ़ी क्रिटिकल केसेस हमारे पास आते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसकी जो है मतलब हमारे माइंड में भी एक इम्पैक्ट रह छोड़ जाता है। तो इनमें से रिसेंट मैं आपको बता सकती हूँ, एक हमारे पास एक 4 महीने का बेबी आया था, जिसके पेरेंट्स उनको एक्चुअली गाय का दूध पिला रहे थे बच्चे को। एंड बच्चे को दस्त लगे और काफ़ी डिहाइड्रेशन के साथ बच्चा हमारे पास आया था। सो सुस्त था, उसके शरीर के अंदर की एसिड लेवल बढ़ गई थी, और काफ़ी जो है ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और हमें इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। बच्चा ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 15 दिन रहा, और काफ़ी चैलेंजिंग था मैनेज करना। सो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि प्रिवेंशन इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स को जानकारी थी कि इतने छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए, एंड अगर उनको डिहाइड्रेशन या जो डेंजर साइंस बोलते, अगर उसकी जो है कुछ नॉलेज रहती थी, तो शायद इतना सीरियस नहीं होके बच्चा पहुंचता हमारे पास। और छोटे बच्चों को आई थिंक डील करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डेफिनेटली डिफिकल्ट। स्किन उनकी सेंसिटिव होती है, उनको वो बता भी नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, बच्चा भी दुनिया में नया है, पेरेंट्स भी अभी नए पेरेंट्स बने हैं, उनके लिए भी सब कुछ न्यू है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को समझना क्या हो रहा है, यही चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए। और ऊपर से जैसे आप कह रहे थे कि इतने सारे लोग सजेशंस देते हैं विच आर ऑल इन गुड फेथ, चाहते हैं अच्छा ही हो, बट कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। ऑल्सो वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों की, हर एक बच्चे की बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है एक नुस्खा एक बच्चे पे अगर असर कर गया, जरूरी नहीं है दूसरे पे भी असर कर जाए। डेफिनेटली। ऑल्सो डॉक्टर, आपने दूध की बात की थी कि जो आपके पास केस आया था उसमें बच्चे को गाय का दूध पिला रहे थे, और छोटे बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। तो थोड़ा हम दूध पे डिस्कस करते हैं। बच्चों को दूध जो गाय का या भैंस का जो भी दूध होता है कब देना शुरू करना चाहिए, और जो फॉर्मूला मिल्क आता है क्या वो इफेक्टिव होता है, नहीं होता है? देखिए, प्रकृति ने जो बनाया है उससे बेटर और कुछ नहीं है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है। तो 6 महीने तक जितना हो सके माँ का दूध पे ही रखना चाहिए, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, क्योंकि माँ के दूध बच्चे के लिए काफ़ी इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी के लिए भी मदद करता है। तो इन्फेक्शन से बचाता है, एंड काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं मदर मिल्क के। सो जितना हो सके 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा पानी या कोई और दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड 6 महीने के बाद वो जो अदर मिल्क होता है वो दे सकते हैं। हम बोलते हैं कि हम वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें, मतलब धीरे धीरे बच्चे को जो है बाकी चीजें जैसे दाल का पानी, सेमी सॉलिड से शुरू करें, और धीरे धीरे
चीज़ें इम्प्रूव करें उनका डाइट। फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए बच्चों को? सो फॉर्मूला मिल्क वी शुड अवॉइड, नहीं Okay. देना चाहिए जितना हो सके। एंड जो काऊ मिल्क की बात करें या भैंस की मिल्क की बात करें तो वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए टू बी एबल टू डाइजेस्ट दैट। कितना एज तो- होना चाहिए बच्चे का? मोर देन अ ईयर, और एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग हम कहते हैं 2 साल के बाद हमें शुरू करना Okay. चाहिए। तो मतलब आपका जो बच्चा है 6 महीने तक आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएं, 6 उसके महीने के बाद बाद उसको सेमी फीडिंग सॉलिड्स के देना साथ शुरू साथ करें। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सेमी सॉलिड शुरू करें। और धीरे धीरे जब तक 1 साल या 2 साल का होगा बच्चा तो उसको लगभग आप मान के चलो जितना एक अडल्ट पर्सन खाता है लगभग हाफ ऑफ दैट इसकी डाइट बननी चाहिए। Okay. और जो फ्रेश घर पे जो बनाते हैं खाना वो ही खिलाना और चाहिए। फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चों को? फ्रूट्स दे सकते हैं, डेफिनेटली हम दे सकते हैं। शुरुआत में मैश करके उबाल के इस तरीके से शुरू किया जा सकता है। और इसमें मैं एक बोलना चाहूँगी, जैसे जो नट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, Yes. काजू होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है छोटे बच्चे में, इन्फेंट्स में, इनफैक्ट इवन अप टू 6-7 साल तक हमें इनको क्रश करके ही देना चाहिए। डायरेक्ट देने से क्या होता है, कई बार ये सांस की नली में चली जाती है और जो है चोकिंग हो जाता है और काफ़ी सीरियस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं बच्चे। ओके, सो डॉक्टर आपने ना अभी मिल्क के बारे में बताया। मिल्क के लिए ना जो मदर्स होती हैं वो बॉटल्स का इस्तेमाल करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स होते हैं, Yes, जैसे yes. सिलिकॉन हो गया या फिर प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, आजकल तो स्टील की बॉटल्स भी आती हैं बच्चों के लिए। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है और क्या ये बॉटल्स यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी देखिए, मैं चाहिए? यहाँ पे फिर से यही बोलूँगी कि अगर माँ दूध पिला रही है बच्चे को तो बॉटल का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती है। और मैक्सिमम कोशिश किया जाना चाहिए कि यही फॉलो करें। तो जितने भी लोग घर पे हैं, ज़्यादा माँ को स्ट्रेस पे ना डाले, है ना, माँ को एनकरेज करे, माँ का जो है न्यूट्रिशन अच्छे से रखे, खाना पीना और हेल्थ मम्मी का अच्छा होगा तो बच्चे तो का भी अच्छा डेफिनेटली होगा। वो फीड कर पाएगी अपने बच्चे को। डेफिनेटली शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती है और फीडिंग एस्टैब्लिश करने में इश्यूज होते हैं। तो अगर हम ऐसे सिचुएशंस माने कि माँ फीड नहीं कर पाती है तो इस टाइम पे बॉटल्स का इस्तेमाल जो है किया जाता है। एंड इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जो भी यूज़ कीजिए प्रोडक्ट बॉटल्स का, इसकी स्टेरिलाइजेशन और क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए अच्छे से जो है मैनुअल सफाई होनी चाहिए। हॉट वाटर से? हॉट वाटर से Okay. स्टेरिलाइजर्स आते हैं या जो है उबलता हुआ पानी में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट इनको हमें उबलने देना चाहिए ताकि ये अच्छे से क्लीन हो। मतलब बट अगेन आई एम स्टेटिंग दिस विद द थिंग कि डेफिनेटली बॉटल फीडिंग हम एडवाइस नहीं करते हैं। बट आफ्टर 6 मंथ्स तो बॉटल फीडिंग कर सकते हैं ना? डायरेक्ट आप जो है कप से पिलाना भी स्टार्ट कर सकते। जैसे बच्चा बैठ जाता है, गर्दन पे उसका कंट्रोल आ जाता है, बैठने लगता है, तो यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग जो है पानी एंड दूध कप से। मैंने बट मैम एक चीज बहुत नोटिस की है, मेरी फैमिली में भी जो बच्चे हैं वो कप से तो पीना पसंद ही नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, वो शुरुआत का ही जो है प्रॉब्लम है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कहना बहुत आसान है बट एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर आप कुछ टाइम स्पेंड करते हो उस चीज़ में, थोड़ा रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हो, हालांकि बच्चा हाँ डेफिनेटली कप को हटाएगा, मना करेगा, रोएगा, बट अगर उसको सच्ची में भूख लग रही है या प्यास लग रही है वो डेफिनेटली कप से लेना स्टार्ट कर देगा। मैंने ये भी बहुत देखा है कॉमनली कि 3-3 साल के बच्चे हो जाते हैं, 4-4 साल के होते हैं, वो बॉटल से दूध पीते हैं। और इसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं क्योंकि ना वो दांत को ख़राब करते हैं। सो जो केरीज और दांत के स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम बॉटल फीडिंग के नुकसान, क्योंकि बॉटल फीडिंग से इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। सो इम्प्रॉपर क्लिनिक टेक्निक से एंड प्लस बेसिकली आप उसमें जो फीडिंग देते हो नेचुरल और फ्रेश फीड्स नहीं है, सो उसके नुकसान है। तो मतलब जितना हो सके उतना अवॉइड ही करना चाहिए। ऑल्सो डॉक्टर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ना कुछ वैक्सीनेशंस भी कराने इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं और क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, वैक्सीन्स स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी को लेके आप मान के चलो 1-1.5 साल तक जो वैक्सीन्स लगते वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है बच्चे को लगवाना। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट वंस है BCG वैक्सीन है जो जन्म पे लग जाता है, पोलियो की वैक्सीन है, उसके बाद DPT वैक्सीन, डिफ्थीरिया पर्टूसिस टेटनस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है, इन्फ्लुएंजा B की वैक्सीन लगती है, H इन्फ्लुएंजा B। सो ये सारे
वेरी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि इनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो इनको ये बीमारियां लगने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब लग जाते हैं वो एकदम से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकते हैं। और ये वैक्सीन्स काफ़ी सालों से रहे हैं, काफ़ी सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है नहीं। हर एक वैक्सीन के बाद थोड़ा बुखार आ सकता है और बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है 1-2 दिन के लिए, बट जनरली 1-2 दिन से ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आई थिंक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं। फीवर जो इंड्यूस कर सकते हैं वैक्सीन्स, उनके साथ कई बार जो है हम बोलते हैं कि पैरासिटामोल जो है आप ले सकते हो अगर फीवर हाई ग्रेड होता है तो। नहीं तो ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है, सब चीज़ें एक्चुअली रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब वैक्सीनेशन कंप्लीटली सेफ है, कोई ऐसा जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं नहीं। जो शुरुआत वाले वैक्सीन है वो डेफिनेटली बहुत सालों से चल रहे, तो दे आर सेफ एंड उनको मिस नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए सारे बच्चों को। एग्जैक्टली। डॉक्टर यू सेड कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है उस टाइम पर। एंड बहुत कॉमनली देखा जाता है जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जॉन्डिस बहुत हो जाता है। क्यों होता है जॉन्डिस, क्यों होता है छोटे बच्चों को? न्यू बॉर्न बेबीज को जॉन्डिस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इनके जो लिवर है वो पूरा डेवलप नहीं है जैसे हमारा होता है। तो इस वजह से वेरी कॉमन है कि बच्चों को बर्थ के बाद कुछ दिन में आपको आईज उनके येलो दिखेंगे, पूरा जो है स्किन उनका येलो दिखेगा, जॉन्डिस होता है। एंड इसको इग्नोर डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, और इनको फोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है, मतलब लाइट के नीचे रखना होता है। अगर सनलाइट के नीचे रखने से भी फ़ायदा है। अगर हाई लेवल्स है तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि ये फोटोथेरेपी मिले और जॉन्डिस के लेवल्स कम हो जाए। और भी कारण होते हैं बट वो थोड़ी रेयर होते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली अगर बेबी को लग रहा है कि येलो कलर है, जॉन्डिस है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाके इंस्पेक्ट करवाना चाहिए। ओके डॉक्टर, ये तो हमने था कि जो भी इन्फेक्शंस बच्चों को हो सकते हैं वो डिस्कस किया। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि टॉप 3 जो मिस्टेक्स यूजुअली पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो क्या हैं? अच्छा, सो देखिए, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो पेरेंट्स होते हैं दे डू नॉट नो मैनी थिंग्स, क्योंकि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और नेचुरली एक फीलिंग रहती है कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट करें। तो इसमें कई बार जो है ये बच्चों को ओवर रैपिंग करते हैं, बहुत सारे लेयर्स कपड़े के पहनाते हैं। सो ओवर जो बंडलिंग कहते हैं या टाइटली इनको रैप करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इट्स अ मिस्टेक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकती है, फीवर भी आ सकता है जो कि उसके लिए हानिकारक है। सो बच्चे को लूज कपड़े पहनाना चाहिए और बहुत सारे लेयर्स की ज़रूरत नहीं होती है। कितनी लेयर्स कर सकते हैं? तो जनरली देखिए, जैसे बड़ों से मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर आप पहना सकते हो, स्पेशली ठंड के मौसम में। गर्मी में तो जिस टेम्परेचर पे आप कंफर्टेबल हो उसी टेम्परेचर बच्चे को रखिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो थोड़ा अपना बता पाएगा, बट बहुत छोटा है तो आपको ही ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली। आपने बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब वो बता पाएगा कि उसको एक्चुअल में फील क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के क्राइम पैटर्न्स को समझ नहीं पाते हैं। बच्चा मेजरली किन रीजंस की वजह से रोता है? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी को एक ही रिस्पॉन्स मालूम है, वो है रोना। तो कुछ भी सिचुएशन में अगर उसको कुछ बताना होगा, कहना होगा, तो वो सिर्फ रो के ही बता पाएगा। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं बच्चे रोने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेंगे तो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है हंगर। अगर उसको भूख लग रही है तो डेफिनेटली बच्चा जो है रोएगा और वो फीडिंग के बाद ही शांत होगा। तो अगर 2 घंटे हो गए फीड करके और बच्चा रो रहा है तो मोस्टली रीज़न ये होता है कि बच्चे को भूख लग रही है। दूसरा रीज़न होता है कि उसकी नैपी या डाइपर जो है वो वेट हो गया हो। सो डिस्कम्फर्ट की वजह से बच्चा रो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। तीसरा है कि बच्चे को नींद आ रही है और वो सो नहीं पा रहा है, तो उसको चाहिए कि कोई मुझे उठा ले, कंफर्ट करे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन कॉमन रीज़न जिस वजह से बच्चे रोते हैं। तो अगर बच्चा रो रहा है तो बस आपको यही 2-3 चीज़ें चेक करना है कि बच्चा भूखा है क्या, उसकी जो नैपी है वो वेट है कि नहीं है, और उसको उठा के आप उसको घुमा सकते हो और या उसको गाना सुना सकते हो।
और उससे अगर शांत हो रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी मच। ऑल्सो डॉक्टर, एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है कि बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या है कि न्यूबॉर्न बेबी का जो लैक्रिमल ग्लैंड है और टीयर के डक्ट्स है जिससे आंसू बनते हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। तो इस वजह से 1-1.5 महीने तक इनकी आंसू बनते नहीं। हालांकि ये रोते हैं, हाँ। लेकिन आपको आंसू नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं तो इनके आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो डॉक्टर, आपने टीयर डक्ट्स की बात की, तो बहुत से लोग हैं ना बच्चों के नोज के अराउंड मालिश करते हैं, आईज के अराउंड मालिश करते हैं, उनको लगता है कि इससे बच्चों के ना टीयर डक्ट्स खुल जाएंगे। हाँ जी। एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों के डक्ट्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो इनकी जो है वाटरिंग होती है आइज की, कई बार जो है ये 1 महीने में और उससे भी पहले कई बार नोटिस होते हैं कि काफ़ी वाटरिंग हो रहे आइस में, तो इनमें ये मसाजेस हेल्प करते हैं। एज अ रूटीन देयर इज नो नीड टू डू इट। एंड किस ऑयल से मसाज करना बेटर होता है? बॉडी मसाज की बात करें तो देखिए जो सिंपल ऑयल्स होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, जिसमें कोई परफ्यूम ना हो, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो, ऐसे ऑयल्स को यूज़ करना चाहिए मसाज के लिए। ओके। ऑल्सो आजकल ना डॉक्टर लोग घी से भी मसाज करते हैं, जैतून के तेल से मसाज करते हैं, ये भी कर जैसे सकते मैंने हैं? बोला कि बहुत हैवी चीज़ों से बच्चे का स्किन जो है ख़राब हो सकता है, स्किन के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एज़ फार एज पॉसिबल आपको सिंपल ऑयल्स ही प्रेफर करना चाहिए। और अगर ऑलरेडी स्किन के कुछ रैशेस हैं, क्योंकि कई छोटे बच्चे के जो है मिलिया और रैशेस होते हैं, तो इनमें कुछ दिन के लिए आपको ऑयल भी अवॉइड करना चाहिए। ओके। डॉक्टर, एक चीज़ और मुझे आपसे जाननी थी, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बोला जाता है कि वो कलर ब्लाइंड होते हैं कुछ टाइम तक के लिए। हाँ, तो एक्चुअल में ऐसा होता है? ट्रू होता है? इट्स ट्रू। जो कलर्स की जानकारी है वो कुछ समय बाद ही आता है। शुरुआत में न्यूबॉर्न्स कलर ब्लाइंड, मतलब उनको सारे कलर्स एक जैसे दिखते हैं, ग्रे वाइट, क्या कलर दिखता है तो उनको शेड्स ऑफ ग्रे is what we say, but of course they are able to make out structures, माँ का चेहरा, ये सब 3 महीने तक बच्चा जो है माँ का चेहरा पहचानने लगता है, हंसने लगता है। सो ग्रेजुअली फिर इनकी विजन भी अच्छे से डेवलप होता है। कितने टाइम में वो आराम से डेवलप हो जाते हैं, उनका जो विजन होता है कैसे डेवलप होता है? सो देखिए एट द एंड ऑफ अराउंड 1 year डेफिनेटली जो है बच्चा अच्छे से देखने लगता है। हाँ जी। ऑल्सो डॉक्टर, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो उनका जन्म होता है तो उनको वाइट मोल्स होते हैं स्किन पे, और डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि बाय बर्थ है, अब ये ठीक नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। एक्चुअल में ये हमेशा रहने वाली चीज़ है या ठीक हो सकती है आगे जाकर? देखिए जो बर्थ मार्क्स है और ये वाइट पैचेस है, ये अगर ये बेसिकली जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है, हाँ, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस है। ओके। सो अगर जन्म से है तो कई बार ये परसिस्ट भी करते हैं लेटर ऑन, थोड़ा उनका जो फॉर्म है, शेप है, वो चेंज हो सकता है। बट हाँ, अगर कोई अबनॉर्मल स्पॉट्स है तो उस पर जो है वॉच रखना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके। डॉक्टर, हमने पहले ना बच्चे के रोने की बात की थी कि बच्चे रोते हैं, अक्सर ये भी देखा जाता है बच्चे रो के अपनी सांस रोक लेते हैं। हाँ। तो उन बच्चों को कैसे हैंडल करा जाए? तो ये जो आप कह रहे हो इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। सो ये बहुत कॉमन है, स्पेशली जैसे 6 महीने का बच्चा और 1 साल का बच्चा जिसको बहुत गुस्सा आता है सडनली, या उसको कुछ चीज़ से बेसिकली अपसेट हो जाता है या एकदम से डर जाता है बच्चा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा रो के, जोर से रो के एकदम से अपना सांस रोक देता है, और इससे क्या होता है कि इसकी जो है कई बार नीला भी पड़ जाता है बच्चा। देखने के लिए काफ़ी डरावना रहता है ये, बट इसमें इट इज़ अ कॉमन थिंग, नॉट अ वेरी डेंजरस थिंग। और इसमें जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जनरली ये आउटग्रो कर देता है, ये प्रॉब्लम बंद हो जाती है। लेकिन अगर ये बार बार हो रही है तो हाँ, डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इट कुड बी कि अगर इसकी हार्ट की कोई इश्यू हो या कोई और डेफिशिएंसीज हो तो उसके लिए चेक करना ज़रूरी होता है। ओके। मतलब आपको ध्यान देना है, अगर ऐसी कोई चीज़ें बहुत रेपिटेडली हो रही हैं तो आपको तुरंत ही अपने एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर ऐसा होता है तो बेसिकली बच्चे को आपको ट्राई करना है कि काम कर ले उसको। क्या थोड़ा टेक्निक्स बताइए, हमारे जो न्यू पेरेंट्स अभी हाल ही में बने उनको थोड़ा टेक्निक्स बताइए कैसे बच्चे को हैंडल करें अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन में फंसते हैं। तो देखिए, आपको अपने बच्चे के बारे में धीरे धीरे खुद पता चल जाता है कि उसकी बिहेवियर्स के बारे में, तो बस उसी क्यूज को यूज करना है आपको
और जो है अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, कंधे पे लेके घुमा सकते हो। तो बेसिकली उसको काम डाउन करने के लिए कोशिश करना है। जैसे उसका रोना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें भी सेटल हो जाएगी। ओके। ऑल्सो डॉक्टर आपने बताया ना बच्चे को कंधे पे लेकर आप घूम सकते हैं तो वो थोड़ा काम हो जाएगा। बच्चे को होल्ड करने की परफेक्ट पोजीशन क्या होती है? कैसे बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है गोद में बच्चा, उसको कैसे होल्ड करना चाहिए? तो जो गोद में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको गर्दन जो है उस पे, सर पे कंट्रोल नहीं होता है। यस। तो जब भी हम ऐसे बच्चे को उठाते तो सर को और गर्दन सपोर्ट को करना है। दोनों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो जैसे जैसे 6-7 महीने का हो जाता है तो इसका जो है हेड कंट्रोल बेटर हो जाता है। फिर भी जब हम बच्चे को उठाते तो देखिए अगर ये गर्दन और सर को सपोर्ट नहीं करते तो इनके स्पाइन पे काफ़ी स्ट्रेन आता है और ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ओके। तो हमेशा गर्दन और सर का सपोर्ट ज़रूरी है। डॉक्टर कई सारे पेरेंट्स ना तकिए का इस्तेमाल करते हैं, राई का तकिया हो गया या और भी कई चीज़ों के तकिए होते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो हेड का जो पोस्चर है वो ठीक हो जाएगा या उसकी नेक परफेक्ट रहेगी। एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं ये? सो एक्चुअली में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। ओके। ठीक है। सो बेसिकली जब भी आप बच्चे को सुलाते हो तो जो सरफेस है वो फर्म होना चाहिए। अच्छा। वो बहुत सॉफ्ट सरफेस पे नहीं सुलाना चाहिए बच्चे को। वो उसी का ख्याल रखना है। बाकी जो डेवलपमेंट है वो नेचुरली होगा। मतलब तकिया लगाने की कोई जरूरत है नहीं बच्चे के लिए? तकिया लगाने से कई बार गर्दन इसकी मुड़ जाती है बच्चे की और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके। तो मोटा तकिया डेफिनेटली आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार ना बच्चे नींद में हंसते भी बहुत है, तो उसका क्या रीजन होता है? तो शुरुआत में जो बच्चे हंसते हैं नींद में वो एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ समझ रहे और हंस रहे। जनरली आपने देखा होगा कि ये नींद में ही हंसते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट का ही पार्ट मान लो कि ये एक रिफ्लेक्स होता है। एंड जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, जैसे मैंने बोला कि 3 महीने का हो जाता है तो पहचानने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसकी हंसी एक्चुअल हंसी में कन्वर्ट हो जाती है। उसको चीजें समझ आने लग जाती है। डॉक्टर एक चीज और है कि बच्चे की अगर हम बात करें तो जब बच्चे सोते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मदर उनको ब्रेस्ट फीड करा रही है और ब्रेस्ट फीड कराते कराते बच्चा सो गया है, मतलब वो दूध पीते पीते सो गया है, तो चोकिंग वगैरह का इशू रहता है? डेफिनेटली। तो ब्रेस्ट फीडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो लेटते लेटते नहीं पिलाना चाहिए। नहीं कराए। उसमें भी ये चोकिंग का रिस्क रहता है। अगर बच्चा लेटे हुए पी रहा है और वैसे ही सो जा रहा है तो कभी भी रिस्क होती है कि ये एस्पिरेट करे, मतलब जो दूध है ये फेफड़े के अंदर चला जाए और इससे निमोनिया भी हो सकता है। तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को हमें डकार दिलाना है, बर्पिंग करना है और कुछ समय बाद ही उसको लेटाना चाहिए। ओके। सो अच्छे से अगर ब्रेस्ट फीड कराना है सारी, ताकि बच्चे को चोकिंग ना हो, ना कुछ भी आगे इश्यूज ना फेस करने पड़े, तो कैसे कराना चाहिए मदर्स को? मतलब लैप में लेके बैठ के ही कराना चाहिए उनको ब्रेस्ट फीड? हाँ जी, बच्चे का पोजीशन जो है वो थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए ताकि फीडिंग के टाइम ऐसा कोई खतरा नहीं है एस्पिरेशन का। एंड फीडिंग के बाद थोड़े टाइम के लिए कंधे पे रखना, उसको थोड़ा इट्स अ गुड हैबिट, इसको टैप करना ताकि ये डकार। क्या है कि फीडिंग के टाइम काफ़ी हवा भी चला जाता है पेट के अंदर और उस हवा की वजह से बच्चा काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो इसलिए जो है बर्पिंग हेल्प करता है। ओके। बहुत से पेरेंट्स ना पैसिफायर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अगेन पैसिफायर बॉटल एक ही बात है, अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि ये एक तरीके से लगता है कि पैसिफायर दे दो तो बच्चा शांत हो जाएगा, बट इससे क्या है कि आपको भी खुद बच्चे के नीड्स और वो समझ नहीं आएंगे। सो अवॉइड ही करना चाहिए। और अगेन इट्स अ इन्फेक्शन सोर्स। कोई भी चीज़, फॉरेन चीज़ आप मुंह में डाल रहे हो बच्चे के तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। कई बार ये पैसिफायर गिर जाता है फिर दोबारा से उठा के बच्चा ले लेता है, तो अवॉइड करना चाहिए। ओके। डॉक्टर हम ना स्किन की अगर बात करें बच्चों की, हमने पहले भी बात की कि कुछ कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए भी। जब पेरेंट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदते टाइम उनको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है? अच्छा, देखिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स में तो शुरुआत में आप अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए एक्चुअली कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ प्लेन वाटर से स्पंजिंग कर सकते हो बच्चे को। तो धीरे धीरे फिर सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, डाइल्यूट करके सोप
के साथ जो है आप बात कर सकते हो बच्चे को। बट जो भी आप सोप लेते हो या क्रीम लेते हो, जो भी कुछ है, ध्यान देना चाहिए कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। परफ्यूम्ड वाला जो है वो एलर्जीज को डिस्पोज करता है, सो इसलिए आपको जो है नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि हाइपोअलर्जेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं? कोई भी हो जिसके फ्रेग्रेंस ना हो, परफ्यूम ना हो, एंड ज्यादातर डाइल्यूट करके इस्तेमाल कीजिए आप। मतलब ताकि हार्श केमिकल्स ना लगे। हाँ, मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिनमें हार्श स्मेल ना हो, हाँ जी, परफ्यूम किसी तरीके का ना हो। हाँ जी। ऑल्सो डॉक्टर, जब बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो पेरेंट्स ना टूथपेस्ट भी आजकल मार्केट में आने लगे बच्चों के लिए अलग अलग। तो एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? और कितने उम्र पर बच्चों को टूथब्रश कराना इफेक्टिव होता है? देखिए, जैसे दांत निकलने लगते हैं तो दांत को साफ करना भी जरूरी होता है। सो उंगली से ही साफ किया जा सकता है। और मेनली जो ये टूथपेस्ट और यूज होते हैं, सो मोर देन दैट गम स्टिमुलेशन एंड क्लीनिंग ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। एंड टूथपेस्ट का क्या होता है कि बच्चा थोड़ा स्वॉलो कर सकता है। तो अगेन यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट्स जो कि सेफ है। अगर बच्चा थोड़ा खा भी लेगा तो चल जाना चाहिए। टॉप 3 चीजें क्या देखनी है प्रोडक्ट्स में कि ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए या इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए स्पेशली पेरेंट्स को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हाइपोअलर्जेनिक प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स नहीं होने चाहिए, जैसे पैराबेन फ्री होते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू टेक। ओके। एंड ऑल्सो डॉक्टर, बच्चों में ना डिहाइड्रेशन की भी कमी, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब आपके पास भी एक केस आया था तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था। डिहाइड्रेशन के साइंस कैसे पहचाने बच्चे में? देखिए, पहले तो कब होता है डिहाइड्रेशन? अगर बच्चे की फीडिंग कम है और जैसे पानी कम पी रहा है बच्चा और बहुत गर्म एनवायरनमेंट में है, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। बच्चे को अगर उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो रहा है, तो इसी सिचुएशंस में हमें जो है वॉच करना है कि डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो होंठ है वो गीला नहीं रहते, सूख जाते हैं, आंखें दब जाती है, और इनका जो सॉफ्ट स्पॉट होता है सर पे, छोटे बच्चों का जो फॉन्टेनल कहते हैं, वो कई बार दब जाता है और बच्चा सुस्त हो जाता है, फीडिंग कम लेता है, और डाइपर्स की रिक्वायरमेंट या यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो यही साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो ऐसे कुछ भी साइन अगर होने लगता है तो बच्चे को मतलब है कि ज़्यादा फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। तो या फिर आप इसको मुंह से देने की कोशिश कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं ले रहा है तो आपको बच्चों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इसको अच्छे से डिहाइड्रेशन को करेक्ट किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर, हमने ना डायपर की बहुत बात की थी। आपने बताया था बच्चों को डायपर पहनाते हैं पेरेंट्स। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि दिन में कितने डायपर्स पहना सकते हैं बच्चों को और कितने टाइम पीरियड में चेंज करते रहना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डायपर्स का ये है कि अगर आप सामने हो, बच्चे का राउंड द क्लॉक ख्याल रख रहे हो, तो डायपर्स की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्लॉथ नैपीज से ही जो है मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसके फ़ायदे होते हैं कि जैसे ही बच्चे ने सुसु कर लिया तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है और आप इमीडिएटली उसको चेंज कर सकते हो। डायपर में अगर बच्चा यूरिन पास करता है तो पता नहीं चलता है कई बार। सो डिले हो सकता है डायपर चेंज करते वक्त, एंड स्पेशली अगर बच्चे ने उसमें स्टूल भी कर लिया तो वो स्किन को भी इरिटेट करता है और इस वजह से स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो डाइपर्स अगेन अवॉइड करना चाहिए, क्लॉथ नैपीज यूज़ करना चाहिए। और अगर डाइपर आप यूज़ कर रहे हो तो अगेन जैसे बच्चे को ट्रिप पे ले जा रहे हो तो कई बार चाहिए होता है कि रास्ते में थोड़ा सा जो है डाइपर मजबूर हो जाते हो पहनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में फ्रीक्वेंटली आपको चेक करना चाहिए। एवरी हाफ एन आवर 1 आवर आपको जो है चेक तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल्ड हो गया है तो उसको चेंज करना ही बेटर है। सॉइल्ड डाइपर में बच्चे को रखने से रैशेस हो जाते हैं, नैपी रैशेस। मतलब आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है कि बच्चे पर हर एक मिनट पे आपको ध्यान देना है कि अब बच्चे की एक्टिविटी क्या है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से आपको उसका डायपर चेंज करना है। लेकिन बेस्ट वे है नेचुरल तरीका कि आप उसको कपड़े में ही और उसको ध्यान दें, कपड़े का इस्तेमाल मोस्टली करें। ऑल्सो डॉक्टर, आपने बताया ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको भी गैदरिंग्स में लेके जाते हैं या बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तो बच्चे को कितने टाइम पीरियड तक नहीं गैदरिंग्स में लेके जाना चाहिए? देखिए, जो छोटा बच्चा है
हर एक, आप अगर कोई फैमिली गैदरिंग या लार्ज गैदरिंग में जा रहे हो तो सबको इंटरेस्ट भी होता है कि बच्चे को आके देखे, छुए, तो इससे बच्चे को इन्फेक्शंस लग सकता है क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी बहुत कम होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी का। तो एटलीस्ट टिल 6-7 मंथ्स आपको अवॉइड करना चाहिए बहुत सारे गैदरिंग्स में ले जाने के और घुमाने के लिए। एंड जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हाँ, इसकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आप कंट्रोल भी कर पाते हो सिचुएशंस को, तो इट बिकम्स बेटर। कुछ टाइम तक तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। Okay. क्योंकि जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग बच्चे को छुएंगे, एक टेंडेंसी होता है ना, हर एक आके बच्चे के गाल को छूता है। तो अगर हाथ साफ नहीं है तो इन्फेक्शंस लग सकते हैं और बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि वो छोटा होता है। हाँ जी, तो आपको थोड़ा ज्यादा ही कॉशियस रहने की जरूरत है। शुरुआत का मान के चलो आप 6 मंथ्स 1 ईयर तक आपको कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल। ऑल्सो डॉक्टर, एक चीज़ और है, जब बच्चे को हम, आपने बताया था कि बर्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उसको दूध पिला चुके तो बर्प कराना ज़रूरी है। बच्चे को लिटाने की सही पोजीशन क्या होती है? क्या क्या मिस्टेक्स है जो पेरेंट्स करते हैं? अच्छा, देखिए, हम बोलते हैं कि अप टू 1 ईयर जो है बच्चे को बैक पे ही लिटाना चाहिए सोने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट फॉर सम टाइम इन अ डे, कुछ मिनटों के लिए आप इसको टमी टाइम दे सकते हो, मतलब आप इसको पेट पे लेटा सकते हो। अपने गोदी पे ले लिया, थोड़े टाइम के लिए पेट पे लेटाया। दिस इज फीडिंग के तुरंत बाद नहीं, लेकिन जब बच्चा एक्टिव हो और शांत हो उस टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चे की जो मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और उसकी मसल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है। बट अगर जब बच्चा सो रहा है रात को तो उसको अपने बैक पे, मतलब पीठ पे ही सुलाना चाहिए। परफेक्ट। ओके, सो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि कैसे बच्चों को लिटाना, उसको लिटाने की क्या एग्जैक्ट पोजीशन होती है और कैसे कैसे पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं। अब एक टर्म होता है कॉल्ड SIDS, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है और इससे बच्चों को क्या उन पर असर पड़ सकता है? तो SIDS होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये काफ़ी सैड कंडीशन है। इसमें बेसिकली जो एक हेल्दी बेबी है उसकी सडन मौत हो जाती है, मोस्टली नींद के टाइम। तो अप टू 1 ईयर यूजुअली ये कभी भी हो सकता है। रेयर है, लेकिन इट इज़ काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो एग्जैक्टली ये क्यों होता है हमें आज तक पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें किया जा सकता है जिससे ये प्रिवेंट हो। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे को आप पीठ पे लिटाओ। सो ये रादर देन कि आप इसको रात भर जो है आप उल्टा सुलाओ, वैसे नहीं सुलाना चाहिए। हमेशा उसको पीठ पे लिटाना चाहिए और फर्म मैट्रेस के इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सॉफ्ट जगह पे या बहुत पिल्लोस रखने से नाक दब सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम बोलते हैं कि जो हमने पहले भी बात करी, ब्रेस्ट फीडिंग, मटर्नल ब्रेस्ट फीडिंग, मम्मी के दूध पिलाने से इम्यूनिटी बेटर रहती है और ये इस कंडीशन से भी बचाव मिलती है। और तीसरा, जो चौथा है, बेसिकली इसको जो है बहुत रैपिंग करना या बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रखना, ये भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है SIDS के लिए। डॉक्टर, आपने गर्म एनवायरनमेंट की बात की। बहुत से पेरेंट्स ना AC में भी बच्चों को सुलाते हैं। AC में सुलाना सही होता है बच्चों के लिए? तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बेसिकली आपको एनवायरनमेंट का ध्यान देना चाहिए कि कंफर्टेबल में हो। जिस टेम्परेचर पे आप कंफर्ट फील कर रहे हो, आपके बेबी के लिए भी वही कंफर्टेबल टेम्परेचर है। तो अगर बहुत गर्मी का मौसम है और बिल्कुल आपने AC सब कुछ बंद कर रखा है, फैन बंद कर रखा है, तो बच्चा भी बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो आपको टेम्परेचर जो है मॉडरेट रखना है, ताकि डोंट ओवरडू एनीथिंग। टू मच AC, टू मच फैन, टू मच गर्मी, हर एक चीज़ को अवॉइड करना। हर एक चीज़ मॉडरेशन में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम बच्चों की स्किन की बात करें, स्किन की तो हमने बहुत डिस्कशन किया, बच्चों की स्किन का जो pH बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? अगेन, जैसे हमने पहले कहा कि आप वाटर से वॉश करो। ठीक। ट्राई टू अवॉइड टू मेनी केमिकल्स। That is the only way you have to take care. Yes. बाकी नेचुरली अपने आप ही भगवान ने दिया है, तो उसी से वे चीज़ें कंट्रोल रहती है। बच्चों को ना चलाने के लिए बहुत से पेरेंट्स यूज करते हैं, वॉकर का इस्तेमाल करते हैं। वॉकर एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? वॉकर्स इफेक्टिव एक्चुअली नहीं होते हैं, क्योंकि वॉकर्स आप तभी इस्तेमाल करते हो जब बच्चे को वॉकिंग की एबिलिटी नहीं होती है। यस। जनरली बच्चा 1 साल से पहले जो है चल नहीं पाता है।
उसके बाद ही उसके मसल्स स्ट्रांग होते ताकि वो चल पाए। उससे पहले आप वॉकर में अगर बच्चे को चलाओगे तो मसल्स जो डेवलप नहीं है उस पर स्ट्रेन डाल रहे हो, बोन्स पे भी स्ट्रेन डाल रहे हो, तो वी शुड अवॉइड वॉकर्स। ऑल्सो डॉक्टर, काफ़ी पेरेंट्स होते हैं बच्चों को हैंग करने के, होल्ड करने के लिए कैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बच्चों के लिए सेफ होते हैं? कहीं उनको प्रेसिंग या कुछ सा प्रेशर तो फील नहीं होता बच्चों को? एग्जैक्टली यही चीज़ है जो आपने बोला कि बच्चे को कहीं पे भी बहुत एक्सेस प्रेशर नहीं फील होना चाहिए। और सर और गर्दन को सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ऐसी किसी भी पोजीशन में आप बच्चे को जो है कैरी कर सकते हो, बट बस इन दोनों तीनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, एट लास्ट डॉक्टर, कोई मैसेज आप हमारे जितने भी न्यूली पेरेंट्स हैं उनको कुछ देना चाहें ताकि उनको पता हो? एक्चुअल में अब तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, लेकिन कोई एडवाइस अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो? देखिए, जैसे बच्चा न्यू है वैसे ही आप भी न्यू हो पेरेंटिंग को। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हर रोज आप कुछ नया अपने बच्चे के बारे में सीख रहे हो, जैसे बच्चा भी दुनिया के बारे में सीख रहा है। सो इट्स अ म्यूचुअल थिंग। और धीरे धीरे आपके इंस्टिंक्ट्स किक इन होंगे, आपको अपने बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ जो है पता चल जाता है। तो इसमें यही है कि मैं बोलूँगी ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको जो फील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही रहेगा। हो सकता है लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बोले, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चा सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सही रहोगे। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। दूसरा है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये चैलेंजिंग प्रोसेस है, बट कई बार आप थक जाते हो तो अपना रेस्ट भी करना ज़रूरी है। और कई बार आप ओवरवेल्म हो जाते हो, चीज़ें आउट ऑफ हैंड आपको लगता है, तो उस टाइम पे मदद की भी ज़रूरत होती है। तो कोशिश नहीं करना कि सब कुछ अपने आप ही मैनेज करे, अपने आप को जो है ओवर स्ट्रेस ना कीजिए, रेस्ट लीजिए, ताकि आप अपना ख्याल अच्छे से रखोगे तो अपने बच्चे का भी ख्याल रख पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत है, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर वीना, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को, जो भी न्यूली मेड भी पेरेंट्स हैं, उनको जो एडवाइस दी कि कैसे वो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या डूज हैं डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जितना भी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you. Happy to be here. Our pleasure. आई होप आज का एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।